हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 10th साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो चैप्टर है इसके कुछ बेसिक्स हमने 9th स्टैंडर्ड में बहुत ही डिटेल में कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 9th के वो सारे वीडियोस लिंक्ड है। थोड़ा स्पीड में देखो चलेगा, लेकिन देख लो ताकि ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इजी लगे। ये है इजी, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपका बेस इतना वीक होता है कि आपको ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है। प्लस इसके डायग्राम्स, इसमें जो वर्ड्स यूज किए गए हैं वो बहुत डरावने लगते हैं। बट एक दो बार रीड करने के बाद आपको ये चैप्टर काफी इजी लगेगा और हो सकता है आपका फेवरेट चैप्टर बन जाए। ओके, शुरू करते हैं। तो इसमें कैन यू रिकॉल में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डू वी डिसाइड दैट अ गिवन मटेरियल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज एन इंसुलेटर। इसके ऊपर 9th में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। यहां पे देख लो, 9th की टेक्स्ट बुक खोल दी है मैंने। क्या है यहां पे? गुड कंडक्टर वैसा होता है जिसमें बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है। ओके, जो करंट होता है वो बहुत ही इजीली इसमें से फ्लो हो जाता है। एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम, कॉपर, फिर और कोई मेटल भी ले सकते हैं, सिल्वर, बट बहुत महंगा पड़ेगा। तो जनरली हम लोग एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स यूज करते हैं। ठीक है, आपके मोबाइल में जो कनेक्शन है उसमें भी ये मेटल्स यूज हो रहे हैं। इंसुलेटर क्या होता है? जो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस देता है, करंट को जाने ही नहीं देता करंट को। ठीक है, थ्रू विच करंट कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल कंसीडर करना है तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इज आपका मोबाइल का जो चार्जिंग केबल है। वो केबल में आपको जो दिख रहा है ऊपर वो रबर है या फिर प्लास्टिक का कोई इंसुलेशन है। कभी कभी वायर टूट जाता है तो अंदर का वायर आपको दिखाई देता है। ठीक है, वो रबर लगाया हुआ है, वो रबर इंसुलेटर है। इसीलिए जब आप केबल हाथ में पकड़ते हो आपको करंट नहीं लगता। ठीक है, अगर वो रबर ना होती और सीधा वायर होता और आप उसको टच करते तो आपको करंट लगता। आया समझ में? कंडक्टर वो होता है जो करंट को बहुत ही इजीली पास होने देता है और इंसुलेटर वो होता है जो करंट को पास ही नहीं होने देता। डन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। आयरन इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हेन वी पिक अप अ पीस ऑफ आयरन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड, लोखंड की कोई चीज आपने जमीन पे से उठाई, व्हाई डोंट वी गेट इलेक्ट्रिक शॉक। अब यहाँ पे अज्यूम करो कि ये लोखंड की जो चीज, आयरन की जो चीज है, किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। ऐसे ही आयरन का एक पीस पड़ा है, वो आपने उठाया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, बिकॉज आयरन की खुद के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर उस पर आपने वायर्स कनेक्ट करके कोई सोर्स से कनेक्ट किया तो करंट उसमें अच्छे से फ्लो करेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी है। बट अपने आप पड़े पड़े उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। ठीक है, तो अगर आप उसको उठाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट है ही नहीं, तो आपको इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगेगा? बट यही चीज आयन का वायर अगर लगा हो स्विच में, प्लग में, और आपने वो प्लग में से कनेक्टेड हुआ वायर हाथ में उठाया तो आपको शॉक लगेगा, बिकॉज जो करंट उसमें से फ्लो हो रहा है आयन के अंदर से, क्यों फ्लो हो रहा है? बिकॉज इट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और सोर्स में से करंट बाहर आ रहा है, वो करंट आपको लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसी बात हो गई कि खाली पानी का पाइप है, उसको ऐसे ही पकड़ोगे तो उसमें पानी होने का कोई चांस है क्या? नहीं, उसमें से पानी हो सकता है, लेकिन पानी है नहीं तो पानी रहेगा ही नहीं, है ना? अगर उसमें से पानी जा रहा है, आपने नल में से कनेक्ट कर दिया उसको, तब उसमें पानी होगा ना। खाली पाइप होगा तो जरूरी थोड़ी ना कि उसमें हमेशा पानी भरा हो, नल में कनेक्टेड होगा तो ही पानी उसमें होगा। वैसे ही ये आयरन करंट से, किसी सोर्स से कनेक्टेड होगा तो ही उसमें करंट होगा, नहीं तो उसमें करंट नहीं होगा। आई समझ में बात? वी हैव लर्नड इन अर्लियर स्टैंडर्ड्स अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। पता है ना, प्लास्टिक का कोम सर में घिसते थे, पेपर के छोटे छोटे पीस की तरफ उसको ले जाते थे तो पेपर ऊपर आ जाते। याद है ना? उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते थे। We performed various experiments regarding negatively and positively charged objects. The reason behind the object becoming positively and negatively charged is the transfer of negatively charged particles from one object to another object. इसमें चार्ज होता था पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये क्यों आता था? कोम पे चार्ज क्यों आता था? बिकॉज आप आपके सर पे उसको घिसते थे, वो घिसने से जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो जाता था। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर था 9th स्टैंडर्ड में, जो मैं जानता हूं बहुत लोगों ने ठीक से नहीं किया। मैंने बहुत एडवाइस किया था कि 9th की प्लेलिस्ट मैंने कनेक्ट करी है, वीडियोस देख लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में अभी भी 9th की प्लेलिस्ट में कनेक्ट कर रहा हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। टाइम है तो देख लो, आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये पढ़ाते पढ़ाते आपको मैं वो पूरी बेसिक्स क्लियर करा दूं, बट जितने डिटेल में मैंने 9th में कराया उतने डिटेल में कराऊंगा तो ये लेक्चर जो है वो 10 घंटे का हो जाएगा।
ठीक है, तो देख लो, आपको जो टॉपिक्स नहीं समझ में आते आप 9th के टॉपिक में हमेशा देख सकते हो, बट यहाँ पे बेसिक्स तो मैं थोड़े बहुत क्लियर करा दूंगा. In this chapter, we will study about an electric current flowing through a conducting wire. Conducting wire मतलब जिसके थ्रू करंट पास हो जाता है. An electric current flowing through a resistor. ऐसी चीज जो करंट को रोकती है. पूरी तरह रोक पाएगी क्या? नहीं. वो रोकने की कोशिश करेगी और बहुत सारा करंट रोक भी लेगी. ठीक है, जैसे आपको ठंड लगती है और आप चद्दर ओढ़ लेते हो तो पूरी ठंड रुक जाती है क्या? जरूरी नहीं है ना. पतली सी चद्दर होगी तो थोड़ी रुकेगी, कंप्लीटली नहीं रुकेगी. तो चद्दर रेजिस्ट करेगी लेकिन कंप्लीटली रेजिस्ट नहीं कर पाएगी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये नई चीज है, ये हम देखेंगे. इलेक्ट्रिक मोटर ये आपने यूज बहुत की है लेकिन आपको पता नहीं कि काम कैसे करती है. आपके यहाँ पे पानी नीचे से ऊपर टैंक में चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है. आप कोई भी चीज ले लो, आजकल ऑलमोस्ट हर एक चीज में मोटर आती है. मिक्सर ग्राइंडर ले लो, ब्लेंडर ले लो, और खेलने का कोई सामान टॉयज ले लो, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है. जनरेटर क्या होता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. अपने यहाँ पे नॉर्मली ऐसा होता है कि इसमें हम लोग डीजल भरते हैं और ये डीजल जनरेटर क्या करता है? डीजल से एनर्जी जनरेट करके आपको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके देता है. तो काफी जगह पर लाइट जब जाती है तो जनरेटर यूज होता है. अगर आपके बिल्डिंग में बहुत सारे लिफ्ट्स हैं जिसको एलिवेटर्स बोलते हैं, तो आपके बिल्डिंग में अगर लाइट चली जाए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी के पीछे बड़ा जनरेटर ग्रीन कलर का जनरली लगा देते हैं, ग्रीन या रेड कलर का, और वो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर लिफ्ट जो है वो बंद नहीं होती, नहीं तो लोग बीच में अटक जाएंगे ना. तो आपको पता है ऑलमोस्ट कि इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, आपको पता नहीं कि उसकी वर्किंग क्या है, वो भी हम देख लेंगे. ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ये चैप्टर का. यहां तक तो ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में नहीं आए, बस इन लोगों ने पहले क्या किया वो बताया है. ओके, अब नेक्स्ट यहां पे दिया है ऑब्जर्व एंड डिस्कस. व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द फॉलोइंग पिक्चर्स. यहां पे एक रूम दिया हुआ है जिसमें काफी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है, सोर्स से कनेक्टेड है. यहाँ पे देखो ये लैंप कनेक्टेड है, यहाँ पे ये फायर प्लेस है, ये भी इलेक्ट्रिक फायर प्लेस है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे वुड डाल के बर्न किया गया है. ये टीवी भी प्लग पॉइंट से कनेक्टेड है, यहाँ पे ये छोटा लैंप भी प्लग पॉइंट से कनेक्टेड है. और ये सारी चीजें पीछे एक मेन्स जो कनेक्शन है जहां से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आती है वहां पे कनेक्टेड है. ठीक है, यहाँ पे एक फैन दिया हुआ है जो घूम रहा है. ऐसा नहीं कि फोटो की क्वालिटी खराब आई है इसलिए ब्लर दिख रहा है. कुछ लोग हिला देते हैं ना कैमरा, बट ये पंखा घूम रहा है, उसका फोटो खींचा गया है. क्यों घूम रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी से इसमें एनर्जी दी गई है, जो एनर्जी इसको मैकेनिकल एनर्जी घूमने में कन्वर्ट कर रही है. ओके, और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट की गई है, यहाँ पे एक बेल है. बाहर स्विच पे, बेल के स्विच पे अगर कोई बटन वो दबाएगा तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से वो कनेक्शन यहां जाता है एंड इसको बेल को मिलता है और बेल बजती है, तो साउंड में कन्वर्ट हो रहा है. समझ में आया? देखो यहाँ पे ये लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है. यहाँ पे वो मैकेनिकल एनर्जी घूम रही है ना, काइनेटिक एनर्जी हो गई वो घूमने वाली. अगर पंखा स्टिल है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं, लेकिन घूम रहा है तब उसमें काइनेटिक एनर्जी है. हाथ डालो देखो कट जाएगा, बिकॉज काफी एनर्जी है उसमें. और बेल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. तो ये सारे इफेक्ट्स है इलेक्ट्रिक करंट के. ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता. एक बार घर में लाइट चली जाएगी, पता चल जाता है इलेक्ट्रिक करंट का फायदा क्या है. ओके, ये फोटो तो इन्होंने 9th स्टैंडर्ड से ही उठाई हुई है. 9th स्टैंडर्ड के देखो एक्सरसाइजेस में ये फोटो थी. मैंने जब आपको एक्सरसाइजेस कराए थे पूरे, उसमें ही ये यहां से लिया हुआ है उन्होंने. कुछ तो नया कर लेते यार. ठीक है, चलो. एनर्जी ट्रांसफर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये जो सारी चीजें मैंने बताई, यहाँ पे लाइट एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे साउंड एनर्जी, ये ट्रांसफर हो रहा है ना इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो यहाँ पे सीखेंगे कैसे ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में. मटेरियल्स क्या क्या चाहिए? कनेक्टिंग वायर्स, इलेक्ट्रिक सेल्स, रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर, एम मीटर, प्लग की. ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या. अब यहाँ पे इन्होंने जो टर्म्स यूज किए ना, वो टर्म्स थोड़े डिफिकल्ट साउंडिंग है. जैसे ये VAB यूज किया है तो सुन के ही डर लगता है. VAB मतलब वोल्टेज बिटवीन A एंड B. वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस. 9th में मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो चीजों के बीच में ही होता है. उसके नाम में ये डिफरेंस दिख रहा है. खाली पोटेंशियल हो सकता है पर उसमें वोल्टेज नहीं होगा. पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज बिटवीन A एंड B, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस. ओके, द पोटेंशियल एट A इज हायर देन द पोटेंशियल एट B as the point A is connected to the positive electrode of the cell and point B is connected to the negative electrode of the cell. एक बार सर्किट देख लो. यहाँ पे ये सर्किट है, दिखने में डरावना है, टेंशन मत लो. ये खाली लेबलिंग यूज की है यहाँ पे, इसको इग्नोर करो. अभी देखो यहाँ पे इन्होंने एक बैटरी लगा दी. बैटरी मतलब जो पेंसिल चलाता है ना आपका, वैसे ही सोच लो. देखो ऊपर ऐसे पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है. ठीक है, तो आपने क्या किया? ये पॉजिटिव यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव इधर कनेक्ट कर दिया.
ये दो पॉइंट्स के बीच में आपने एक रेजिस्टर लगा दिया। रेजिस्टर के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। रेजिस्टर क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है। पूरी तरह रोक सकता है, डिपेंड करता है और रेजिस्टर कैसा है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। हो सकता है थोड़ा रोके, है ना। फिर यहां पे हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, कौन सा दोनों पॉइंट, ये ए और ये बी, ये जो ए और बी पॉइंट नेम किए हैं जैसे ज्योमेट्री में करते हैं, उनके बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो मुझे वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, क्योंकि मुझे ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो मैंने वोल्ट मीटर इधर कनेक्ट किया और इसमें जो रीडिंग आएगी दैट इज नथिंग बट वी ए बी। वी ए बी का मतलब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो ए और बी के बीच में यहां पे ये एम मीटर को स्ट्रेट कनेक्ट कर दिया, बिकॉज करंट हमेशा हम जो ब्रांच है उसमें मेजर करते हैं, तो इधर कनेक्ट कर दिया ताकि यहां से जो करंट आ रहा है मैं मेजर कर पाऊं, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव जो है, ये देखो इधर तक पॉजिटिव, इधर तक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो है ए से कनेक्टेड है, मतलब ए का पोटेंशियल जो है वो हायर होगा। ये नेगेटिव जो है वो बी से कनेक्टेड है, मतलब बी का जो पोटेंशियल है वो कम होगा। तो ए का हायर है, बी का कम है, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वी ए बी पॉजिटिव आएगा ना। बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे, डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यही यहां पे वो बता रहा है। आया समझ में? अब ये सारी चीजें वो क्यों कर रहे हैं? 3 फॉर्मूले निकालने के लिए, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये पूरी कहानी दी है यहाँ पे। वो बोल रहे हैं कि अगर ये बैटरी कनेक्ट करी यहाँ पे तो इसमें क्या होगा, इसमें से एक चार्ज फ्लो होगा। ये चार्ज कैसे फ्लो होगा? ये पॉइंट ऐसे जाना शुरू होगा तो ए से लेके बी तक हो जाएगा। चार्ज क्यू फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ऐसे भी सोच सकते हो अरे सीधे दे दे तो कितना इजी होता, नहीं दिया यार। बचपन से लेके आज तक, आगे भी आप फ्यूचर में कितना भी एडवांस पढ़ लेंगे, चार्ज हमेशा क्यू से ही डिनोट होगा। तो चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है ए से बी तक, तो क्या होगा? चार्ज ऐसे ही फ्लो हो जाएगा क्या? चार्ज को कुछ काम करना पड़ेगा, बिकॉज ये रेजिस्टर उसको रोक रहा है। वो बोल रहा है भाई तुझे मेहनत करनी पड़ेगी मेरे अगेंस्ट जाने के लिए। तो मेहनत करना मतलब काम करना, वर्क करना, तो वर्क होगा। वर्क कैसे डिफाइन होगा? कितना किया, किसी को तो बताना पड़ेगा ना। जैसे आप पढ़ते हो तो आप बोलते हो अरे मैंने 2 घंटा पढ़ाई किया, ठीक है, तो कुछ मेजर किया आपने। वैसे ये वर्क कैसे मेजर होगा? ये वी ए बी देके डरो मत। वर्क का फॉर्मूला होता है जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू जो भी इसमें से चार्ज जा रहा है, वी क्यू। मुझे पता है, देख के सोचो अरे ये कहां से आया, 9th में सिखाया था मैंने। चलो 9th का टेक्स्ट बुक एक बार देख लेते हैं, कहां सिखाया था। ये पेज देखो 9th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में है, उसमें मैंने आपको सिखाया था पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। उसमें ये फॉर्मूला हमने देखा था। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है? जो भी काम हुआ उसके अगेंस्ट वो अपॉन टोटल चार्ज ट्रांसफर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V, वर्क मतलब W, चार्ज मतलब Q। तो देखो फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू W अपॉन Q। अगर मुझे यहां से W की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, Q को वहां भेज दूंगा, तो क्या मिलेगा, V Q इक्वल टू W। इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं W इक्वल टू V Q, है ना। तो वर्क डन फाइंड करना है तो इट इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। ये पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा? जो पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर ये वर्क ए से बी के बीच में जाने की बात कर रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी ए से बी के बीच में जाने की बात कर रहा है, इसलिए वहां पे वी ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। डब्ल्यू ए बी उन्होंने नहीं लिखा बिकॉज उनको मजा नहीं आता, नहीं तो डब्ल्यू ए बी भी लिखना चाहिए। ये जो नीचे सब्सक्रिप्ट होते हैं ना बच्चों, ये देखो वी ए बी, ये ए बी इंडिकेट कर रहा है कि किसके बीच में काम हो रहा है। बाकी उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 2 पॉइंट्स है ए और बी, उसके बारे में सिग्निफिकेंस ये वर्ड की है वी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मुझे डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या मिला, वी इंटू क्यू, ठीक है, नया नहीं है कुछ, आपने पहले किया हुआ है। तो ये मुझे मिल गया, वर्क इतना हुआ है। क्या क्यों हुआ ये वर्क? क्योंकि जो चार्ज Q है उसको आपको A से B तक लेके जाना था। ये रेजिस्टर ने बीच में क्या किया, बोला कि मैं ऐसे फ्री में नहीं जाना दूंगा, मेहनत करो। ओके, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू डू दिस वर्क? ऐसे ही कैसे आ गई एनर्जी? Q के पास हाथ पैर नहीं है जो उसको वहां से यहां लेके जा रहे हैं। ये एनर्जी आई ये सेल में से। ये सेल ताकत देता है। आपने देखा है इलेक्ट्रिसिटी, अगर आपको कोई भी घर पे देखनी है तो आप रिमोट ले लो टीवी का, या फिर एसी का रिमोट ले लो, कोई भी चीज का रिमोट ले लो, आपका मोबाइल ले लो, बिना बैटरी के वो कुछ कर पाता है क्या? जो भी आप मोबाइल स्क्रीन में देख रहे हो वो चल रहा है बिकॉज बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अभी मेरा वीडियो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हो तो साउंड एनर्जी, मेरे आवाज बाहर मेरी आ रही है ना, साउंड एनर्जी वो कहां से आ रही है? मोबाइल की बैटरी से। आपने मोबाइल को चार्जर से कनेक्ट किया होगा, चार्ज हुआ होगा, तब जाके वो एनर्जी है उसमें। लेकिन ये अनलिमिटेड एनर्जी नहीं है, खत्म हो जाती है, इसलिए आपको बार बार मोबाइल चार्ज में लगाना पड़ता है, ठीक है।
तो ये चार्ज को यहां से यहां लेके जाने के लिए जो काम हुआ, वो काम किसकी मेहनत से हुआ? सेल की मेहनत से। सेल माने बैटरी। बहुत सारे सेल्स एक साथ कनेक्ट कर दो, उसको बैटरी बोलते हैं। ठीक है। द सेल गिव्स दिस एनर्जी थ्रू द चार्ज Q टू द रेजिस्टेंस वेयर वर्क, ये थ्रू नहीं होना चाहिए, टू होना चाहिए, वर्क VQ, VABQ बोलूंगा तो कंफ्यूजिंग लगता है, VVAB ही होता है। ठीक है, यहां पे VQ इज परफॉर्म्ड इफ द चार्ज Q फ्लोज फ्रॉम A टू B इन टाइम T। यहां से यहां फ्लो होने को कुछ टाइम तो लगेगा, बहुत फास्ट होगा लेकिन कुछ टाइम तो लगेगा ना, 0 सेकेंड में तो होगा नहीं। तो जो टाइम लगा, लेट्स से वो टाइम T है, तो वर्क परफॉर्म्ड इन टाइम T, देन ड्यूरिंग दैट टाइम द एनर्जी VQ इज गिवन टू द रेजिस्टर। यहां से जो एनर्जी गई, कौन सी एनर्जी है? VQ। याद रखो बच्चों, एनर्जी और वर्क सेम होता है। क्यों सेम होता है? बिकॉज ये एनर्जी से ही वर्क होता है, नहीं तो वर्क होता ही नहीं। ठीक है, तो ये जो एनर्जी, ये जो वर्क यहां पे हुआ है रेजिस्टर के ऊपर, वो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और उससे क्या होगा? उससे ये रेजिस्टर गर्म हो जाएगा। आपने देखा होगा, मोबाइल आप बहुत देर तक यूज करते हो तो पीछे वो हीट फील होती है आपको, मोबाइल थोड़ा गर्म हो जाता है। क्यों हो रहा है गर्म? बिकॉज जो उसमें रेजिस्टर्स है, जो उसमें सर्किट्स है, उस पर वर्क हो रहा है। वो वर्क कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। सेल एनर्जी दे रहा है और उसके कारण वर्क हो रहा है। ठीक है, तो वो जो गर्म हो रहा है, वो गर्म हो रहा है बिकॉज उसके थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा है, और वो कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहां पे। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू दिस एनर्जी? जो ये एनर्जी इसने ट्रांसफर करी, इसको हुआ क्या? दिस एनर्जी इज रिसीव्ड बाय द रेजिस्टर एंड इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और ये हीट एनर्जी के कारण द टेम्परेचर ऑफ द रेजिस्टर इज इंक्रीज्ड। इसलिए आपका मोबाइल भी गर्म हो जाता है। ठीक है, पर ये हीट एनर्जी और चीजों में भी यूज की जा सकती है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो उसके कारण ही हम ग्लो करते हैं। ठीक है, हम मतलब बल्ब ग्लो करता है। ओके, मोबाइल भी इसलिए गर्म होता है बिकॉज उस पर काम हो रहा है, लेकिन थोड़ी एक्स्ट्रा एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो जाती है। आया समझ में? अब ये फॉर्मूले एक्सप्लेन किए, यहां पे लॉजिक क्या देना चाहता था इतना बड़ा बेकार सा एक पैराग्राफ लिख के, कि भाई तूने सेल कनेक्ट किया, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्ट किया, उसके बीच में तूने एक वोल्ट मीटर मतलब ये एक मीटर है जो मेजर करता है कि इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे स्केल से आप लाइन का लेंथ मेजर करते हो, वैसे वोल्ट मीटर से आप दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस मेजर करते हो। तो यहां पे V मेजर किया और आया VAB का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ओके, ये प्लग की क्या होती है? इसमें आप अगर ये देखो, यहाँ पे हवा है बीच में, ये सर्किट कनेक्टेड नहीं है, अगर यहाँ पे की घुसा के इसको कंप्लीट नहीं किया ना, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो एक की आती है, वो यहाँ पे डालो तो ये कनेक्ट हो जाता है दोनों, फिर वायर कनेक्ट हो गया, ओ चालू हो गया। कैसे आपको इसका एग्जांपल देखना है, तो रिमोट में सेल एक पर्टिकुलर वे में डालना होता है। अगर आपने उल्टा सेल डाल दिया, उल्टी बैटरी डाल दी, तो नहीं चलता ना, बिकॉज सेल का जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होता। अगर आपने बैटरी सही तरीके से डाली तो ये बीच का गैप बंद हो जाता है। ठीक है, आया समझ में? जो बीच में गैप है, नीचे स्प्रिंग होती है, ऊपर एक छोटा सा पॉइंट होता है, इसके बीच में आप सेल कनेक्ट करते हो, तो ये गैप जो है ये फुल हो गया और सर्किट कंप्लीट हो गया ना आपका। वैसे यहां पे भी ऐसा ही है। ठीक है, ये गैप एक चाबी डालते हैं अंदर, उससे बंद हो जाता है। तो क्या हुआ, यहां पे जब आपने इसको सर्किट को कनेक्ट किया तो यहां से चार्ज Q फ्लो होने लगा। कहां से कहां तक? A से B तक। फ्री में फ्लो होगा नहीं, क्योंकि रेजिस्टर बोलेगा भाई मैं क्या टाइम पास करने बैठा हूं क्या यहाँ पे? अगर टाइम पास करने होता तो मेरा शेप ऐसा क्यों होता, मैं तो सीधा वायर होता। ठीक है, तो ये यहां पे से जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत कौन करेगा? वो मेहनत करवाएगा ये सेल। ठीक है, और वो मेहनत हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो भी इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है VAB इंटू जो चार्ज इसके थ्रू गया Q, ये होगी वो मेहनत, वर्क डन। ठीक है, उसके बाद उसने हीट की बात की, गर्मी की बात की। यहां से जो एनर्जी इसने दी सेल ने, वो फ्री में नहीं जाएगी, वो एनर्जी ये रेजिस्टर के थ्रू जाएगी। वो रेजिस्टर के थ्रू सपोज हम बोलते हैं कि टाइम उसको T लगा, ये T अज्यूम कर लो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, इतना लगता नहीं है, बहुत कम लगता है, लेकिन अज्यूम करो उतना लगा। तो जितनी देर के लिए उसके थ्रू ये एनर्जी गई, वो हीट में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो रेजिस्टर जो है उसमें हीट जाएगी और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आया समझ में? अगर ये रेजिस्टर के जगह पे आपने बल्ब लगा दिया तो ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर ये रेजिस्टर के जगह पे आपने सपोज एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी तो वो मोटर घूमने लगेगी। अगर आपने बल्ब लगाया तो ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई? बल्ब लगाया तो एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। आपको लाइट दिखती है ना बल्ब चालू करोगे तो। अगर रेजिस्टर के जगह पे आपने मोटर लगा दी
तो मोटर तो घूमती है ऐसे, तो आपने किस में कन्वर्ट किया उसको, घूमने वाली एनर्जी मतलब काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी को आप जनरली क्या बोलते हो, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अगर इसके जगह पे आपने स्पीकर कनेक्ट कर दिया तो वो स्पीकर में से आवाज आएगी, तो किस में कन्वर्ट हुआ, साउंड एनर्जी। ऐसे आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, और ये सेल जिसमें से एनर्जी आई वो अलग अलग चीजों में कन्वर्ट होगी। तो आपको दिख रहा है कि ये जो करंट आ रहा है यहां से, उसके अलग अलग इफेक्ट्स हैं। उससे जब गर्म होता है, बल्ब बनता है, तो हीटिंग इफेक्ट, रेजिस्टर गर्म हो रहा था ना, तो गर्म होना मतलब हीट, तो उसका हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। अगर वहां पे लाइट आ रही है तो कुछ और इफेक्ट आ रहा है, करेक्ट। अगर मैग्नेट लगा दोगे, मोटर लगा दोगे, तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, बिकॉज उसके लिए मैग्नेट यूज होता है। आया समझ में? तो ये चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं कि ऐसा कनेक्ट करने के बाद जो करंट के इफेक्ट्स है वो क्या है। आया समझ में? नाइन्थ में हमने सिर्फ करंट स्टडी किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पे हम उससे एक स्टेप आगे जाएंगे कि करंट तो फ्लो हो गया, बट उससे हुआ क्या भाई, कोई बदलाव हुआ क्या जिंदगी में? हाँ हुआ है, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आगे आते हैं। इफ इन अ सर्किट द रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय अ मोटर, इन विच फॉर्म विल बी द एनर्जी गिवन बाय द सेल गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, यहां देखो यूज योर ब्रेन पावर। आप मुझे बताओ, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर मोटर लगा दी मैंने रेजिस्टर के जगह पे, तो ये जो एनर्जी है वो किस में ट्रांसफॉर्म होगी, वो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट्स में अभी के अभी जाके लिखो, ताकि आपको भी समझ में आए और मुझे समझ में आए कि भाई इतनी मेहनत करके एक पैराग्राफ 10 मिनट तक एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपके दिमाग में बात बैठ रही है। आप सोच रहे होंगे सर इधर ही आपने 10 मिनट लगा दिया, आगे क्या करेंगे। यार मेरा एम ये है कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं, मोस्टली एक बार में देखने के बाद, एक बार टेक्स्ट बुक रीडिंग करने के बाद आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि आपको लेक्चर बाद में देखना नहीं पड़ेगा। ये सेम चीज मैं 1 मिनट में भी सिखा सकता हूं, फटाफट फटाफट घुमा दूंगा। लोग यही करते हैं। ठीक है, छोटा लेक्चर देख के आपको लगता है अरे इसने इजी वे में सिखाया, बट छोटा लेक्चर एक बार नहीं देखना पड़ेगा, आपको 10-20 बार देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। मेरा एम है कि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसा घुसे कि निकालना हो तो भी नहीं निकले, क्योंकि निकलता तो है, दिमाग में इतना कचरा भरा है, जगह तो लिमिटेड है। आप कुछ और कचरा भरोगे तो ये निकल जाएगा, लेकिन ये ऐसे अंदर गम से चिपकाऊंगा मैं कि आपके दिमाग से निकले ही नहीं। ठीक है, तो ये आंसर आप मुझे कमेंट्स में अभी के अभी देंगे। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आया है इलेक्ट्रिक पावर का। पावर हमेशा टाइम से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि हम मेजर कर रहे हैं कितनी फास्ट चीजें हो रही हैं। पावर वही होता है ना, जिसके पास ज्यादा पावर होता है तो ज्यादा तेजी से चीजें करता है, करेक्ट, और ज्यादा जोर से, ज्यादा पावर से करता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है जो भी एनर्जी लगी अपॉन जितना टाइम लगा। एनर्जी कितनी लगी थी, एनर्जी का फॉर्मूला 9th में सीखा था। एनर्जी का फॉर्मूला था वी क्यू। वी कौन सा आएगा यहाँ पे, वी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो वी क्यू लिखा, और वी के इधर ए बी लिखा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स का होता है। ठीक है, तो वी ए बी इंटू क्यू ये एनर्जी है, और टाइम हमने बोला था टी लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे टी, कितने टाइम के लिए करंट वो रेजिस्टर से, चार्ज वो रेजिस्टर से फ्लो हुआ। अब ये Q अपॉन टी जो है उसको अलग से लेंगे, Q अपॉन टी, ये VAB को ऐसे लिख दिया, Q अपॉन टी का फॉर्मूला है I। I मतलब करंट, I मतलब आप वाला, खुद वाला I नहीं। ये फॉर्मूला भी हमने 9th में किया हुआ है, एक बार दिखा देता हूं, इसलिए यहाँ पे रीजन में लिखा है, देखो बिकॉज Q अपॉन टी इक्वल टू I। ठीक है, देखो ये VAB को ऐसे लिखा, Q अपॉन टी को अलग से लिख दिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में VAB को ऐसे लिखा और Q अपॉन टी की जगह पे I लिख दिया, तो आपको मिल गया VAB इंटू I। आया समझ में? एक बार 9th में देख लो कहां पे किया है। 9th की टेक्स्ट बुक में जब हमने इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया था, तब यहां पे हमने I इक्वल टू Q अपॉन टी का फॉर्मूला स्टडी किया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर, और इसका अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना चार्ज उसके थ्रू पास हुआ। ठीक है, चार्ज और ये टाइम, I इक्वल टू Q अपॉन टी। आया समझ में? कुछ नया नहीं है, ये हमने स्टडी किया हुआ। तो इससे हम लोगों को पावर का एक फॉर्मूला मिला VI। ठीक है, ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। क्या है सिंपल फॉर्मूला? P इज इक्वल टू VI। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा पावर कितना है। और ये पावर हर जगह होता है। आपके मोबाइल का चार्जर उठा के देख लो, आपको वहां पे पावर दिखेगा। अभी के अभी एक चार्जर देखो और मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपके चार्जर का पावर कितना है। फिर मैं आपको एक फोटो बताता हूं जिसमें मेरे पास एक चार्जर यहां पे पड़ा है, उसका कितना पावर है। यहां पे देख लो,
यहां पे दिया हुआ है कि ये आउटपुट जो आ रहा है मोबाइल चार्जर का 5 वोल्ट्स 1 एम्पियर, ये मैक्सिमम आउटपुट है। तो अगर मुझे पावर निकालना है, पावर का फॉर्मूला क्या था, वोल्ट इंटू करंट वी आई, 5 इंटू 1, तो आ जाएगा 5। ये 5 का यूनिट्स क्या आएगा वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन यहां पे उसका पावर 5 है, ये समझ में आ गया। और यही डिसाइड करता है कि आपका चार्जर जो है वो कितना पावरफुल है। आजकल नए नए फास्ट चार्जर्स आ गए हैं, वो फास्ट चार्जर्स में ये आउटपुट काफी बड़ा होता है, एंड बिकॉज ये आउटपुट बड़ा होता है आपके मोबाइल थोड़ा फास्ट चार्ज होते हैं, ऐसे ही टाइम पास में नहीं होते, करंट भी ज्यादा खींचते हैं। ठीक है, चार्जर्स थोड़े बड़े हो गए हैं, बट आजकल तो फास्ट चार्जर्स भी काफी छोटे छोटे आ रहे हैं। बट पावर, ऐसा मत सोचो आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको फास्ट चार्जर तो पसंद ही है, बार बार मोबाइल चार्ज में लगाना पड़े, इससे अच्छा 5 मिनट में फुल चार्ज हो जाए तो मजा आता है ना आपको। तो आप यूज तो कर रहे हो ये कॉन्सेप्ट, बस पता नहीं था कि था आपके दिमाग में। ठीक है, तो एक बार आपका चार्जर देखो और मुझे बताओ कि आपके चार्जर का पावर कितना है। सब लोगों को लिखना है कमेंट्स में। बहुत ही अच्छी स्टडी है ये, आप यूज करते हो डेली लाइफ में। ठीक है, तो हमने ये एक फॉर्मूला सीख लिया कि पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई। अब ये V इंटू आई को अलग अलग वेरिएशन में स्टडी करते हैं, फिर हम लोग इसके ऊपर जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बुक का जो फ्लो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है यहाँ पे, बट हम लोग ये सीख कर, ये फॉर्मूले यूज कर कर दो और फॉर्मूले पावर के निकालेंगे। 9th में हमने एक फॉर्मूला सीखा था V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे भी दिया हुआ है, जिसको ओम्स लॉ बोलते थे। ठीक है, वो फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं। ये रहा 9th का वो पेज जहां पे ओम्स लॉ दिया हुआ है, आपको देख लो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। ये यूज करके जो पावर का फॉर्मूला हमने सीखा है P इक्वल टू वी आई, इसमें ये जबरदस्ती घुसेड़ के पावर के दो और फॉर्मूले निकालेंगे। ठीक है, क्यों दो और निकालेंगे, बिकॉज जब वो पावर पूछेंगे तो हमेशा आपको सेम डेटा नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग डेटा मिलेगा। वो डेटा यूज करके देखना पड़ेगा अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगता है। जैसे लॉज ऑफ मोशन में V इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सारे फॉर्मूले क्यों थे, अलग अलग डेटा के लिए अलग फॉर्मूला लगता था। वैसे यहां पे भी लिखेगा, लिखेगा नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे पावर के फॉर्मूले में। तो यहां देख लो, ये मैंने अब तक आपको सिखा दिया है कि पावर का फॉर्मूला है वी आई। अब इसमें ओम अंकल का फॉर्मूला, ओम अंकल मतलब ओम्स लॉ, एग्जाम में ओम अंकल मत लिख के आना, लाफा पड़ेगा टीचर से। ठीक है, तो P इक्वल टू वी आई में हम ओम्स लॉ यूज करके उसके दो नए फॉर्मूले निकालेंगे। तो यहां पे मैंने पावर इक्वल टू वी आई लिख दिया, और उसके नीचे मैं लिख देता हूं ओम्स लॉ वाला V इक्वल टू आई आर। अब देखो यहां पे V का फॉर्मूला क्या है, आई आर, तो क्या मैं ये V के जगह पे ये आई आर डाल सकता हूं, डाल सकता हूं ना। तो मैंने क्या किया, मैंने V के जगह पे यहां पे, ये मत देखो, सीधा ये देखो पावर का फॉर्मूला है, पावर के फॉर्मूले में V के जगह पे मैंने डाल दिया आई आर। ये कहां से आया, ऐसे ही मैंने मनगढ़ंत हवा में नहीं सोचा, ये अपना ओम्स लॉ है। ओके, तो मैंने यहां पे डाल दिया V के जगह पे आई आर, और ये I के जगह पे I। देख लो, पावर इक्वल टू V के जगह पे आई आर, I के जगह पे I। अब मुझे बताओ क्या होगा, ये I और I मल्टीप्लाई होगा और क्या बन जाएगा, I इंटू आई बन जाएगा I स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा I स्क्वायर, और ये R रहेगा ना, R थोड़ी ना भाग जाएगा। तो पावर का मुझे एक नया फॉर्मूला मिल गया I स्क्वायर R। दिख रहा है, इसमें VI है, इसमें V है ही नहीं। अगर आपको क्वेश्चन में V दिया ही नहीं है, सिर्फ I और R दिया और बोला पावर निकालो, तो कैसे निकालोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको V और I दिया क्वेश्चन में, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके, अभी मैंने जो मोबाइल चार्जर बताया आपको, उसमें आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करके पावर कैलकुलेट किया था, करेक्ट। बाद में ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो अगर आपको ये दिया होगा तो। अब ये एक ही वे थोड़ा है, ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर है। अगर क्वेश्चन में आपको I दिया ही नहीं है तो अपन बोलेंगे ठीक है, I नहीं दिया ना, I की वैल्यू अपने को पता है V अपॉन R होगी, ये I को इधर ही रखो, R को इधर भेजेंगे तो V अपॉन R हो जाएगा ना। तो मैं एक नई ब्रांच बना देता हूं यहाँ पे, जिसमें मैं लिख देता हूं V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ है, मुझे पता है, तो मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूं विच इज V अपॉन R, यार नीचे आ जाएगा, करेक्ट। अब ये सेम फॉर्मूला इधर लिख देंगे, ठीक है, उसमें V को V रखेंगे लेकिन I के जगह पे लिख देंगे V अपॉन R। दिख रहा है, ये वाले ब्रांच में मैंने V के जगह पे कुछ अलग चीज लिखी, ये वाले ब्रांच में मैंने I के जगह कुछ अलग चीज लिखी। I के जगह पे लिख दिया V अपॉन R, ये V इंटू V हो जाएगा V स्क्वायर, और नीचे R तो रहेगा ही। तो अगर क्वेश्चन में आपको V और R दिया है तो भी आप पावर निकाल सकते हो। तो पावर के आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए, एक है VI जो हमने पहले ही यहां पे डिराइव किया था, ये सब मेहनत करके पूरा सर्किट लगा के, करेक्ट, और
दूसरा ये, तीसरा ये। तो मैं नीचे पावर का ओरिजिनल फॉर्मूला VI लिख दिया जो हमने डिराइव किया, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला लिख दिया I²R, फिर तीसरा फॉर्मूला लिख दिया V²/R। ये तीनों चीजों से आपको एक ही आंसर मिलता है, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर इन आर केस। आया समझ में? मस्त इसमें बॉक्स बनाते हैं और ये फॉर्मूले लिख लो कहीं पे तीनों, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, याद करना मतलब अगर आपको VI पता है तो आपको ओम्स लॉ लगा के दो नए फॉर्मूले लगाने हैं। ओम्स लॉ तो आपने काफी अच्छे से पढ़ लिया था 9th में, है ना? आया समझ में? चलो अब जाते हैं फिर से टेक्स्ट बुक पे। तो इन्होंने ये सेम चीज यहां पे की है, ओके, दिखेगा आपको ये सेम चीज यहां पे हुई है। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी जो सेल है, ये टाइम t में एनर्जी कितनी देगा रेजिस्टर को? पावर इनटू टाइम। जितना पावर लगाया कितने टाइम के लिए लगाया, देखो ना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पावर का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम, ऐसा बोल सकते हो ना, पावर का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम। ये देखो ये वाला सेम फॉर्मूला शॉर्ट फॉर्म में लेगा, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? P और T उधर चला जाएगा ना, P के साथ T आ जाएगा, इक्वल टू एनर्जी अकेला रह जाएगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो एनर्जी मतलब क्या? इस केस में जब आपने रेजिस्टर लगाया था तो रेजिस्टर में कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? हीट एनर्जी। तो अगर मुझे वो हीट एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मैं बोलूंगा भाई हीट एनर्जी इज इक्वल टू, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? कोई भी एनर्जी हो, पावर इनटू टाइम। तो मैंने लगा दिया पावर इनटू टाइम। फिर ये पावर के जगह पे, पावर की वैल्यू क्या आई थी? VI, तो पावर के जगह पे लिख दिया VI और टाइम के जगह पे लिख दिया टाइम। तो आपको हीट का फॉर्मूला क्या मिला? VIT। ये VAB नहीं लिखोगे तो थोड़ा सिंपल दिखेगा, VIT। बट पावर के कितने फॉर्मूले पता है आपको? 3 फॉर्मूले पता है, तो हीट के भी 3 फॉर्मूले हो जाएंगे ना। फिर से वो पेज पे आते हैं ताकि आपको मैं फॉर्मूला बताऊं। ठीक है, तो आ जाओ वो पेज पे जो मैंने अभी लिख के बताया था, पावर के 3 फॉर्मूले। तो यहां पे हीट का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, हीट मतलब हीट एनर्जी। ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला VI, इसको T से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे VIT। इसको भी पावर है, इसको भी T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नया फॉर्मूला मिलेगा I²RT। ये भी पावर है, इसको T से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा V²T/R, राइट? तो ये आपको नया फॉर्मूला मिल गया। सेम पावर के फॉर्मूले के साथ एक T आ गया, तो मुझे पता चल गया कि एनर्जी कितनी डिसिपेट, वहां पे रेजिस्टर कितना गर्म होगा, उसको कितनी हीट एनर्जी मिलेगी। ये याद हो गए तो ये सिर्फ उसमें T लगाना है। ओके, ये भी लिख लो कहीं पे फटाफट से। थोड़ा एक अलग कलर का लिख दो यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए कि सिर्फ सेम फॉर्मूले में T आ रहा है एक्स्ट्रा, बस। क्यों? बिकॉज हीट का फॉर्मूला है जो भी पावर है इनटू टाइम। डन कर लिया कॉपी? तो देख लो यहाँ पे हम लोगों ने हीट का फॉर्मूला VIT निकाल लिया, ये भी को इग्नोर करो अभी। ओम्स लॉ यूज किया, ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू IR, ये यूज करके हीट का दूसरा फॉर्मूला निकाला V²T/R, एंड तीसरा फॉर्मूला निकाला I²RT। सेम लॉज यूज किए हैं। ये जो लॉ है ना हीट का I²RT, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्यों बोलते हैं आपको समझ में आएगा जब साइंटिस्ट स्टडी करेंगे हम लोग इसमें आगे। उसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्योंकि हीट का यूनिट ही जूल्स है ना, पता है ना आपको, एनर्जी है वो। और ये जूल क्यों है वो भी आपको पता चलेगा, बट ये लॉ बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अगर फिल इन द ब्लैंक्स या ऑब्जेक्टिव में आ गया तो ये है इसका आंसर, I²RT। ओके, अब इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट निकाल रहे हैं। मैंने आपको चार्जर पे बताया था आंसर 5, लेकिन यूनिट नहीं लिखा था, वो यूनिट अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। देख लो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला है V इंटू I। V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर। मुझे जब यूनिट निकालना हो तो मैं हर चीज को 1 ले लेते हैं, 9th में भी मैंने आपको सिखाया था। तो अगर वोल्ट 1 वोल्ट लिया, एम्पियर जो करंट है उसको भी 1 एम्पियर लिया, तो आपको जो पावर मिलेगा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 वोल्ट को लिख दिया 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये हमने 9th में देखा हुआ है, बताऊं एक बार? देख लो, जब आपने 9th में पोटेंशियल डिफरेंस V, W और Q का फॉर्मूला लिंक किया था तो क्या किया था? V आपने लिया था 1 वोल्ट, वर्क हमेशा जूल में होता है तो 1 जूल, चार्ज हमेशा कूलम में होता है तो 1 कूलम। ठीक है, तो हमने 1 वोल्ट की जगह पे लिखा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। आया समझ में? 10th में भी आपने सेम चीज करी है, 1 वोल्ट के जगह पे लिखा है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। सिमिलरली 9th में ही आपने 1 एम्पियर की जगह पे लिखा था 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये दोनों को सॉल्व करो, देखो 1 कूलम कैंसिल, बचा क्या? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। ये रहा, इसमें नेक्स्ट स्टेप ये आ गया ना, 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। और ये 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड को नाम दे दिया W, वॉट। ये भी एक साइंटिस्ट के नेम पे दिया हुआ है, जेम्स वॉट करके था, तो उसको
रिस्पेक्ट देने के लिए ये यूनिट जो है, इतना बड़ा कौन लिखेगा 1 जूल पर 1/1 सेकेंड, इससे अच्छा उसको एक नाम दे दिया वॉट, ठीक है, W। तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट है वॉट, 1 वॉट, बिकॉज यूनिट में मेजर करते हैं हम लोग सब कुछ। आया समझ में? यूनिट कैसे डिराइव हुआ समझ में आया। जैसे हमने वोल्ट का डिराइव किया था 9th स्टैंडर्ड में, कैसे किया था वोल्ट का यूनिट, देखो 1 वोल्ट इज नथिंग बट 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब ये 1 जूल और 1 कूलम बोलने जाएंगे तो जीभ पिसल जाएगी ना, इससे अच्छा उसको नाम दे दिया 1 वोल्ट। आया समझ में? वैसे ही हम लोगों ने 10th में क्या किया, अगर 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में ट्रांसफर हो रही है तो उसको बोल दिया, इसको बोल देंगे वॉट, ठीक है। तो ये फिनोमिनन आपको अगर दिखा तो आप बोलेंगे अच्छा 1 जूल एनर्जी जा रही है 1 सेकंड के अंदर ये रेजिस्टर के थ्रू, ओ 1 वॉट एनर्जी जा रही है, ठीक है। 1 जूल 1 सेकंड बोलने में थक जाओ। आया समझ में? इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या है, वॉट। डन? पक्का? ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने पढ़ा है, काफी टाइम लिया है, बिकॉज मैं जानता हूं 9th के कॉन्सेप्ट्स आपके इतने क्लियर नहीं है, फंडे आपके थोड़े वीक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा डिटेल में हो गया, ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको पहले 2 पेज पढ़ाए हैं इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, एंड लेक्चर 1 हम लोग यहाँ पे खत्म कर रहे हैं क्योंकि काफी लंबा हो गया है। वीडियो पसंद आया तो क्या करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक करेंगे ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। मैं टेक्स्ट बुक से इसलिए कराता हूं बिकॉज टेक्स्ट बुक रीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेस्ट स्टडी मटेरियल है आपके पास। कोई और मटेरियल की जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा। ऑब्जेक्टिव्स के लिए चाहिए तो आप कुछ और देख सकते हो, बट टेक्स्ट बुक ठीक से रीड किया ना, आपका 95-96% काम हो गया वहीं पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लिए, 100% काम हो गया, है ना। तो हम लोग बहुत डिटेल में टेक्स्ट बुक करेंगे हर एक चैप्टर की, तो इतना डिटेल में कोई नहीं करने वाला, इसलिए सब्सक्राइब तो बनता है, कर लो नीचे सब्सक्राइब, एंड चैनल को सपोर्ट करो यार। जितने ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप ये चैनल शेयर करेंगे, उतने ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे, उतना ज्यादा मोटिवेशन मुझे आएगा आप लोगों के लिए ज्यादा वीडियोस बनाने में। चैनल आपका ही है, आपके लिए वीडियोस बन रहे हैं, करेक्ट, फ्री में मिल रहा है आपको सब कुछ, तो शेयर कर दो ताकि चैनल को सपोर्ट मिले और आपका चैनल और आगे बढ़े। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई आपका फीडबैक है तो फीडबैक भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल पे मैं पोल्स कंडक्ट करता हूं बार बार कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर चाहिए, आगे क्या करना है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप उस चीज में हिस्सा ले सके। नहीं तो आप दिमाग में सोचोगे अरे सर ने ये करना चाहिए, मुझे बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, है ना। अगर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लोगे तो आप मुझे बता पाओगे क्या करना है। और हाँ, चैनल पे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 के सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं। अलजेब्रा, ज्योमेट्री ऑलरेडी पूरा खत्म है, ठीक है। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, एक बार सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, लाइन वाइज मैंने सारे वीडियोस वहां पे अपलोड किए हुए हैं, ओके। तो वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा इतने ही डिटेल में। आप मुझसे एक बार पढ़े हो, आपने देखा है वीडियो, तो आपको समझ में आएगा मैं इतनी ही डिटेल में हर एक टॉपिक कवर करता हूं, इसलिए टाइम लगेगा, बट आपके फंडे जो है, कॉन्सेप्ट जो एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।